हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसके पीडीएफ नोट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं, फिर वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो समझेंगे। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या? ऐसी फील्ड जो रोटेट होती है और ऐसी फील्ड जो वेरिएबल होती है, यानी वेरिएबल और रोटेटिंग फील्ड, जिसे रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं। और ऐसी रोटेटिंग फील्ड कौन बनाता है? हमारा जो एसी मोटर जो होता है वो रोटेटिंग फील्ड बनाता है। 3 फेज एसी मोटर की बात करें तो ठीक है। तो रोटेटिंग फील्ड का सिंपल सा डेफिनेशन, बच्चों वाला डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? 3 फेज एसी मोटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? वेरिएबल होती है, यानी चेंज होती रहती है और रोटेट करती है कांस्टेंट स्पीड पे। उसे बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। तो इतने तक क्या याद रखेंगे? रोटेटिंग फील्ड यानी क्या? ऐसी फील्ड जो रोटेट हो रही है कांस्टेंट स्पीड पे और वेरिएबल है, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट स्पीड पे जो रोटेट होती है उसकी स्पीड होती है 120 f/p, जहां पे f हो गया फ्रीक्वेंसी जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, p हो गया नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ पोल्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या बोलेंगे ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। नाम याद रख लेना, सिंक्रोनस स्पीड, फ्रीक्वेंसी और पोल, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे रोटेट होती है और वेरिएबल होती है, यानी चेंज होती रहती है। तो अब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक मोटर का 3 फेज मोटर का 3 फेज यानी जिसके पास 3 फेज होते हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, और तीनों फेज के पास वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग किसकी? कॉपर की वाइंडिंग होती है। बेसिक सी बात है, पता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने एक बाहर का ये जो सर्कल बनाया है ये क्या है? हमारा स्टेटर है। मोटर का क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये बाहर का सेक्शन क्या है? हमारा स्टेटर है। स्टेटर यानी रेस्ट पे रहता है। अंदर की साइड हमने ये येलो कलर का जो बनाया है वो क्या है? हमारा रोटर है। रोटर क्या करता है? रोटेट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो रोटर है उसमें वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। रोटर पे वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग यानी क्या? कॉपर के वायर को ऐसे हम लपेट रहे हैं, ठीक है। और कितनी वाइंडिंग होगी? कितने फेज की वाइंडिंग होगी? 3 फेज की वाइंडिंग होगी, क्योंकि हम 3 फेज मोटर की बात कर रहे हैं, आर वाई बी। तो आर फेज की एक वाइंडिंग, बी फेज की एक वाइंडिंग, वाई फेज की एक वाइंडिंग, ठीक है। तो उसके लिए मान के चलते आर फेज की वाइंडिंग हमने की है। कैसे? यहां से वायर लिया, यहां से अंदर घुसाया, यहां से वायर लिया, यहां से अंदर घुसाया, यानी ऐसे वाइंडिंग की है। बात समझ में आ रही होगी। ये जो डॉट बता रहा है वो क्या बता रहा है? वायर बाहर आ रहा है बोर्ड से, और ये क्रॉस बता रहा है, क्या बता रहा है? वायर अंदर जा रहा है बोर्ड से, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। ऐसे करके वाइंडिंग हमने की है। यहां से भी देख सकते हैं, ये आ रहा है ऐसे। 3D में तो बनाना मुश्किल है, तो यहाँ पे ऐसी वाइंडिंग बनाई है, ठीक है। बोर्ड से बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, पीछे से बाहर, यहाँ से अंदर गया, ठीक है, फिर पीछे गया, फिर बाहर आया। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से हम वाई फेज की बात करें तो वाई फेज ये रहा हमारा। यहाँ पे हम कैसे वाइंडिंग करेंगे? ये डॉट बता रहा है क्या? बोर्ड से बाहर आ रहा है वायर और क्रॉस में अंदर जा रहा है, बाहर आया अंदर गया, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ये हमारा किसका है? वाई फेज का है। तो ये यहाँ पे वाई फेज का बनाया है, ठीक है। डॉट बताया, बाहर आया, ये अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बोर्ड के बाहर आया, अंदर गया, ठीक है। उसी तरीके से बी फेज की वाइंडिंग कैसी होगी? ये बी फेज है हमारा, तो यहाँ से वायर अंदर जाएगा, अंदर जाया बोर्ड के, और पीछे से बाहर आया, यानी यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यानी तीनों वाइंडिंग्स एक दूसरे के कितने एंगल पे हम करते हैं? 120 एंगल पे, ठीक है। तो 120 पे सारी वाइंडिंग हमने कर दी। अब जब हम स्टेटर जो हमारा बाहर का पोर्शन है उसको हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, ठीक है। मोटर को चलाना है तो क्या देना पड़ता है? करंट देना पड़ता है। अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है जो करंट समय के साथ, ऐसा हम एसी करंट दे रहे हैं। तो जब भी हम चेंजिंग करंट देंगे किसको? स्टेटर को। बाहर का पोर्शन कौन सा है? बाहर का पोर्शन है स्टेटर, और अंदर का पोर्शन कौन सा है? रोटर, ठीक है। तो मालूम होगा आपको, ठीक है। तो जब भी हम स्टेटर को करंट देते हैं तो जो करंट होता है स्टेटर का, वो करंट रोटर में नया करंट इंड्यूस कराता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गैप है। गैप है, फिर भी ये करंट अंदर जाएगा, यानी ये वाला करंट नहीं, ये करंट क्या करेगा? चेंजिंग करंट है, तो चेंजिंग करंट रोटर में क्या इंड्यूस कराएगा? एक इंड्यूस्ड करंट,
ठीक है, नया करंट बनाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग थी, ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम चेंज होता हुआ एसी करंट देते थे तो क्या होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें भी तो करंट बनता था। इसको हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी करंट आईएस, इसको क्या बोलते थे, प्राइमरी करंट। यहाँ पे भी गैप थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है, करंट दूसरे कॉइल में भी जाता है। तो यहाँ पे वही किया हमने, स्टेटर को करंट दिया तो करंट कहाँ पे गया, हमारा रोटर में गया, और रोटर में करंट गया तो रोटर में क्या है, वाइंडिंग्स है, तो वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन भी बना के रखा है। यहां से आर फेज में ऐसे बाहर निकल के अंदर करंट जा रहा है, आर फेज में ऐसे बाहर निकल के करंट का डायरेक्शन है, ये देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। उस तरीके से वाई फेज में यहां से करंट बाहर निकला, यहां से अंदर गया, वाई फेज में करंट बाहर निकला, अंदर गया, ठीक है। बी फेज में यहां से करंट बाहर निकला, यहां से अंदर गया, बी फेज में करंट बाहर निकला, यहां से बाहर निकला, अंदर गया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहां से बाहर निकला, अंदर गया, तो ये बाहर निकला और वापस लौट के आया, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हर एक फेज में खुद के करंट अब फ्लो होना शुरू हो गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। यहाँ करंट दिया तो यहाँ भी करंट आ गया, हर एक वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा डायग्राम उसका। अब हमें एक चीज और पता है, ऑर्स्टेड सर ने बोला था कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर होता है या फिर वायर में से हम करंट फ्लो कराते हैं तो अपने आसपास वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी करंट डाला वायर में तो वायर अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। ये बेसिक सी चीजें हैं, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे। करंट में से वायर में से करंट पास हुआ तो वो जो करंट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे कि अगर हम आर फेज की बात करें, आर फेज के वाइंडिंग की बात करें, आर फेज के वाइंडिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हम फिंगर को कर्ल किया, करंट की डायरेक्शन ऐसे। थंब क्या बताएगा हमें, थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। कैसे, यहां से अच्छे से समझ लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है तो करंट कैसे जा रहा है, यहां से बाहर निकला, यहां अंदर गया, यहां से बाहर निकला, यहां से अंदर गया। यानी बाहर यहां से निकला, अंदर नीचे गया, यानी मैं ऐसे कर्ल करूंगा, ऐसे कर्ल करूंगा, ठीक है। ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ऐसे कर्ल किया तो ऐसे दिखा डायरेक्शन। तो ये रहा आर फेज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, बाद में हम वाई फेज की बात करें, वाई फेज हमारा ये रहा, इसमें करंट यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है। यानी हम कैसे करेंगे, बाहर निकला यहां से बाहर निकला, ठीक है, यहां से बाहर निकला, अंदर गया। थंब कहां बता रहा है, ये डायरेक्शन में, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से आखिरी फेज हमारा बी फेज, बी फेज में यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हम ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे। यहां से निकला, अंदर गया, ये क्रॉस यानी अंदर, तो यह ऐसे गया तो थंब कहां बताया, यहां बताया। इमेजिन करो ऐसे 3D में है, ठीक है, वायर ऐसे ऐसे करके। तो आई होप इमेजिन तो हो गया होगा। यानी सारे फेज में मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड बना, क्योंकि हमने करंट पास कराया, करंट पास कराया तो अंदर करंट इंड्यूस हुआ, अंदर करंट इंड्यूस हुआ तो सारे फेज में गया, सारे फेज में से करंट फ्लो हो रहा है, सारे फेज में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढा, फिंगर को कर्ल करके हमने करंट की डायरेक्शन में थंब ने हमें मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितने पे होंगे, 120 पे होंगे। तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड जो है, हमने बोला कि आर्क फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी, बी फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी, वाई फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ये तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। सपोज 50 टेस्ला है तो 50 टेस्ला ही रहने वाला है, लेकिन इनका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। क्यों डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने क्या दिया है, स्टेटर को चेंज होता हुआ करंट समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो अगर करंट समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इधर जो करंट स्टेटर रोटर में जो करंट आएगा वो भी तो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है वो ये वाले करंट से बना है जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है। यानी ये सारे जो फेजेस में मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि करंट से बना है तो करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। यानी कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, वेरिएबल हो गई। क्यों वेरिएबल, मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को वेरी कराना है तो उसके मैग्नीट्यूड को वेरी कराओ, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, या फिर उसके डायरेक्शन को वेरी कराओ। तो यहाँ पे डायरेक्शन वेरी हो रहा है, क्यों, करंट वेरी हो रहा है, इसलिए करंट का डायरेक्शन वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे कैसी फील्ड बन रही है, वेरिएबल फील्ड बन रही है। और ये वेरिएबल फील्ड क्या कर रही है, घूम भी रही है, क्योंकि ये हमारा जो रोटर है वो घूम रहा है, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो इसको कैसा मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, जिसकी रोटेटिंग स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, 120 f बाई पी के बराबर। क्यों, 120 एंगल है इसलिए 120 बाई एफ बाई पी के बराबर। सो आई होप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है जो हमें एग्जाम में लिख के आनी है कि स्टेटर में करंट देंगे तो रोटर में भी करंट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, और बाद में आर वाई बी फेस की जो वाइंडिंग है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, 120 के एंगल पे, और ये घूमता रहेगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वेरिएबल है इसलिए। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा हम, कि हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला phi is equals to B डॉट ए, जहां पे B मैग्नेटिक फील्ड, A क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे एरिया तो हमने कांस्टेंट लिया है, यानी एरिया कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स किसके प्रोपोर्शन में है, B के प्रोपोर्शन में है। यानी जितना B होगा उतना phi होगा, ये जितना भी B होगा उतना ही phi होने वाला है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि करंट हमने कौन सा लिया था, चेंजिंग करंट समय के साथ, यानी साइनोसॉइडल करंट हमने लिया था। ठीक है, IM यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बेसिक सी बात है। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ऐसा करंट हमने लिया है। 3 फेज AC करंट है, AC करंट समय के साथ अपनी डायरेक्शन साइनोसॉइडली चेंज करता है, तो साइन लिख लिया हमने। IM मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता देगा, ये ओमेगा टी यानी एंगल बता देगा। ठीक है, तो करंट का इक्वेशन तो ये है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी, करंट की वजह से बनी, क्योंकि वायर में से करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी इसके हिसाब से। ये I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी है, तो ये B इज इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी है। अब इजीनेस के लिए हम ओमेगा टी को थीटा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, ये बात पता है। ओमेगा किस में होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में होता है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे रेडियन तो यहाँ पे भी रेडियन, यानी थीटा बराबर ओमेगा टी हम मान सकते हैं इजीनेस के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स बना, तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या होगा, ऐसा ही होगा, phi m sin थीटा। बात समझ में आ गई होगी। करंट का साइनोसॉइडली चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो भी साइनोसॉइडली चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बना, फ्लक्स बना, तो फ्लक्स भी इतना ही होगा, phi m sin ओमेगा टी, जहां पे phi m क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अब आर फेस की बात करें, आर फेस की बात करें तो आर फेस में कितना एंगल है, जीरो एंगल पे जा रहा है ना, जीरो एंगल है, यहां से 120 120 120 जा रहे हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, phi m sin ओमेगा टी की जगह थीटा रखा, थीटा प्लस कुछ नहीं क्योंकि जीरो एंगल पे है इसलिए। ठीक है, वाई फेस की बात करें, वाई फेस की बात करें तो ये आर से कितना पीछे है, 120, तो आर से कितना पीछे है, 120, यानी पीछे यानी माइनस 120। ठीक है, बी फेस की बात करें तो ये आर से कितना पीछे है, 120 प्लस 120 यानी माइनस 240 पीछे है, यानी माइनस 240 पीछे है। आई होप ये तीन इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम बोलते हैं टोटल फ्लक्स फाई टी, तीनों का रिजल्टेंट जिसे टोटल फ्लक्स फाई टी बोलते हैं। और ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसी भी एंगल पे, किसी भी टाइम पे कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू। ठीक है, किसी भी टाइम पे उसका वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि होगा 1.5 टाइम्स फाई एम, 1.5 टाइम्स फाई एम, इतना इसका वैल्यू होगा टोटल फ्लक्स का। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, फ्लक्स के, तो ये बी का फ्लक्स, फिर ये आर का फ्लक्स, फिर ये वाई का फ्लक्स, ये तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम अगर, तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, और टोटल फ्लक्स कोई भी एंगल पे सेम रहने वाला है, किसके बराबर होगा, 1.5 टाइम्स फाई एम। अब एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि पता लगाओ या फिर डिराइव करो कि टोटल फ्लक्स 1.5 टाइम्स फाई एम क्यों होता है, तो उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रूफ किसका, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1.5 टाइम्स फाई एम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से हमने वो मैग्नेटिक फील्ड वाला डायग्राम बना दिया है, या यह फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फाई बी, फाई आर, फाई वाई भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस पे से हम वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे, आर फेस की बात करें तो आर फेस का फ्लक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, तो ये आर यानी रेड फेस का जीरो से शुरू हो गया, ये मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम, ये नीचे की साइड नेगेटिव साइड मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम।
ठीक है। बाद में वाई फेस की बात करें, वाई फेस तो आर फेस से पीछे है 120, यानी कि ये 0 से चालू हुआ तो पीछे 120 से चालू होगा, यहाँ कहाँ से ऐसे करके चालू होगा वाई फेस का, ठीक है। उसी तरीके से बी फेस की बात करें तो वो 120 पीछे है और 120 पीछे है आर से, तो 120 पीछे है और 120 पीछे है, तो ऊपर से ऐसे करके चालू होगा किसका, बी फेस का। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये 0 एंगल है, ये 60, ये 120 और ये अपना 180, यानी ये हाफ साइकिल कितने का हो गया, हाफ साइकिल 180 का, और यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 360 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो हमारा टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो है वो 0 पे अगर ढूंढेंगे या फिर 60 पे ढूंढेंगे या फिर 120 पे ढूंढेंगे या फिर 180 पे ढूंढेंगे तो किसके बराबर होगा, 1.5 टाइम्स फाई एम के बराबर होगा। कोई भी वैल्यू पे ढूंढो, 0, 60, 120, 180, किस पे भी ढूंढो, किसके बराबर होगा, 1.5 टाइम्स फाई एम के बराबर होगा। अब एग्जाम में कोई भी दो एंगल पे ये चीज प्रूव करना जरूरी है। वीडियो के अंदर हम कोई भी एक एंगल पे प्रूव कर लेते हैं, 0 पे प्रूव कर लेते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, 1.5 टाइम्स फाई एम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये जो हमारे 3 इक्वेशन है, ये देखे थे हमने अभी अभी, ये तीनों इक्वेशन में हमें 0 पे ढूंढना है। 0 पे कितना लाना है, हमें इतना लाना है, 1.5 टाइम्स फाई एम। तो तीनों इक्वेशन में फाई का वैल्यू 0 रख देंगे, एंगल का वैल्यू 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू यानी एंगल, ये हमारा एंगल जो है थीटा, इसका वैल्यू, तो यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा, थीटा का वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0, यानी फाई आर कितना हो जाएगा, आर फेज में फ्लक्स का वैल्यू 0, एक वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। दूसरा अब क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 120, ये माइनस को बाहर निकालो, यहाँ पे आ गया साइन 120 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 फाई एम माइनस साइन के साथ, तो हमें फाई वाई का भी वैल्यू मिल गया। अब फाई बी का वैल्यू ढूंढना है तो थीटा की जगह पे 0 रखो, थीटा की जगह पे 0 रखा तो माइनस साइन बाहर निकाला, साइन 240 कितना होता है, माइनस √3/2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये √3/2 फाई एम, यानी तीनों फेस के फ्लक्स की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब ये तीनों फेस के जो फ्लक्स है उससे वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा आर फेस का फ्लक्स ऐसे होगा, आर फेस का फ्लक्स ऐसे होगा, आर फेस का फ्लक्स ऐसे होगा, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, अभी ढूंढना हमने, 0 के बराबर है, यानी ये वेक्टर तो चला गया, ये वेक्टर तो चला गया, ठीक है। हमें तो फाई टी ढूंढना है, यानी टोटल ढूंढना है, सारे फेस का रिजल्टेंट ढूंढना है, तो एक वेक्टर तो चला गया, क्यों, फाई आर कितना है, 0 है, ठीक है। दूसरे फेस की बात करें, फाई वाई की बात करें, फाई वाई कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, तो फाई वाई ये डायरेक्शन में बना दिया, फाई वाई ये डायरेक्शन में बना दिया हमने, कितना पीछे, 120 पीछे इससे, ठीक है, 120 पीछे इससे, कितना वैल्यू है, माइनस √3/2 फाई एम, तो माइनस √3/2 फाई एम हमने लिख लिया, बात समझ में आ रही है शायद से, ठीक है। और आखिरी बी फेस की बात करें, बी फेस का डायरेक्शन ये है, उससे 120 यानी 240 पे बी फेस का हमने वैल्यू ढूंढा, अभी √3 फाई एम ये बना दिया, यानी 3 वेक्टर हमने बना दिए, ठीक है। यानी ये वेक्टर तो चला गया, ये 2 वेक्टर हमारे काम के हैं, इसमें से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अभी हमने देखा फाई आर 0, तो ये तो वेक्टर चला गया, इसका वैल्यू हमने प्लॉट कर दिया था, फाई वाई का, फाई बी का भी वैल्यू प्लॉट कर दिया था, यानी हमारे पास 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर को तो ऐसे ही रखेंगे हम, क्यों, पॉजिटिव में वैल्यू है, ये वेक्टर नेगेटिव में है तो इसका नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन कैसे हटाएंगे, ये डायरेक्शन में नेगेटिव है तो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये फाई वाई का एग्जैक्ट ऑपोजिट बनाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी अब ये वेक्टर निकल चुका है, इसकी जगह हमने ये वेक्टर कंसीडर कर लिया, यानी हमारे पास 2 वेक्टर हो गए, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे बना देंगे, दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, दोनों वेक्टर को यहाँ पे हमने बना दिया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे ढूंढेंगे, ये पूरा 240 है तो हमें पता है बी फेस के साथ, आर से बी का 240, यहाँ पे 270 आता है, तो 240 में कितना ऐड करेंगे तो 270 आएगा, 30 ऐड करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो ये एंगल 30 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल 30 हो गया, यानी 2 वेक्टर हमारे पास है, एक तो √3/2 फाई एम और दूसरा ये वाला √3 फाई एम। अब दोनों का रिजल्टेंट बीच में से बाइसेक्ट करेगा, बराबर बीच में से जाएगा, क्यों बराबर बीच में से जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, अगर सेम वैल्यू है तो बाइसेक्ट करेगा, बीच में से जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा।
आई वो बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें रिजल्टेंट ढूंढना है, फाई टी ढूंढना है। तो लोअर स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना होता था, तो क्या होता था, मान के चलते हैं ये रिजल्टेंट आर है, तो हम करते थे, याद हो तो आर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये वेक्टर ये है बी है, तो लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद हो तो। और थीटा जो था वो ए और बी के बीच का एंगल था, ए और बी के दोनों के बीच का एंगल था, ठीक है। अब ये मेथड से भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट लगाएंगे। कैसे शॉर्टकट लगाएंगे, हमें क्या ढूंढना है, फाई टी क्या है, ओ ए, फाई टी क्या है, ओ ए, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है जो किसके बराबर आना चाहिए, 1.5 टाइम्स फाई एम के बराबर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये पूरा डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट ले लेंगे डी, ठीक है। डी से ऐसे एक लाइन गिरा देंगे, हम परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे, ठीक है। और ये जो हमने डी लिया है उसको क्या लिख सकते हैं हम, ये टोटल फ्लक्स जो है वो ओ ए के बराबर है, और ओ ए जो है वो 2 टाइम्स ओडी के बराबर है, यानी एक ओडी दूसरा ओडी, तब जाके टोटल मिलेगा, टोटल फ्लक्स। तो ओ ए जो है वो 2 टाइम्स ओडी के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें ओडी का डिस्टेंस चाहिए, तो ओडी का डिस्टेंस कैसे लेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे कैसे, ये हमारा कंपोनेंट कौन सा है, ओबी, ये ओबी कितना है, √3/2 फाई एम, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ओबी, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, थीटा के साथ कौन सा आता थे, लेते थे कॉस कंपोनेंट, तो ओबी कॉस थीटा, ठीक है, ओबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओडी का वैल्यू, ओडी चाहिए तो यहां से हम ऐसे कर रहे हैं, ये ओबी cos 30 हो जाएगा, तो ओडी क्या होगा, ओबी cos 30, ओबी cos 30। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओबी cos 30 के बराबर होगा, तो ओबी cos 30 के बराबर आ गया, ठीक है। बाद में OB का वैल्यू हमें पता है √3/2 फाई एम, तो OB का वैल्यू √3/5 हमने ले लिया। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। 2 तो आगे है तो 2 से 2 मर जाएगा, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 फाई टी, 3/2 कितना होता है, 1.5 टाइम्स फाई टी। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब 60 पे आप लोग खुद से प्रूव करना और कमेंट में बताना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ही होता है वीडियो समाप्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।